हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 18 अक्टूबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि बच्चों और किशोरों के टीकाकरण पर फैसला जल्द। सरकार वैज्ञानिक आधार और टीकों की आपूर्ति की स्थिति पर कोरोना वायरस के खिलाफ बच्चों और किशोरों के टीकाकरण पर जल्द फैसला लेगी। कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल ने रविवार को यह बात कही है। कोरोना महामारी के खिलाफ सरकार की लड़ाई में पॉल अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही संक्रमण के मामले कम हो रहे हों और दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, लेकिन यह कहना अभी उचित नहीं होगा कि मुश्किल समय गुजर गया है, क्योंकि कई देशों में 2 से ज़्यादा लहरें आ चुकी हैं। देश में अभी जायडस कैंडिला की एकमात्र वैक्सीन जाइकोव डी को 12 से 18 वर्ग आयु के समूह के किशोरों को लगाने की मंजूरी मिली है। 3 डोज वाली यह वैक्सीन एक विशेष प्रकार के उपकरण से लगाई जाएगी, परंपरागत सुई से नहीं। विशेषज्ञों की समिति ने 2 से 18 वर्ष आयु समूह के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने की सिफारिश की है। इस पर अंतिम फैसला भारत के दवा महानियंत्रक को लेना है। नेक्स्ट न्यूज है, अरुणाचल में इजरायली ड्रोन से चीनी सेना की हरकतों पर नजर। अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सेना ने इजरायल निर्मित हेरोन ड्रोन तैनात किए हैं। चीनी सेना की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये ड्रोन तैयार किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक भारत चीन के बीच 3,400 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। चीनी सेना की तरफ से बार बार सीमा का उल्लंघन किया जाता है। गत वर्ष गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। तब से सीमा पर तनाव बना हुआ है और पूर्वी लद्दाख में दोनों तरफ हजारों सैनिक तैनात हैं। हेरोन ड्रोन के बारे में सेना के मेजर कार्तिक गर्ग ने बताया कि जहां तक निगरानी की बात है तो यह सबसे बेहतर विमान ड्रोन है। अपने निर्माण के बाद से यह निगरानी की रीढ़ बना हुआ है। यह ड्रोन 30,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और वहीं से जमीन पर कमान और कंट्रोल केंद्रों को अहम डाटा और तस्वीरें भेज सकता है। नेक्स्ट न्यूज है, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्षीय होने की संभावना। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय देश के सभी विश्वविद्यालयों, खासकर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू करना चाहता है। एक तरफ जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय के साथ चर्चा कर रहा है, वहीं शिक्षा मंत्रालय ने भी सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा है कि वे FYUP लागू करने की योजना बनाएं। शिक्षा मंत्रालय चाहता है कि देश के सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब 3 एवं 4 वर्षीय स्नातक और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम परास्नातक पर विचार मंथन शुरू होना चाहिए, ताकि इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो सके। मंत्रालय का कहना है कि यह पाठ्यक्रम पिछली बार 2013 में शुरू किए गए 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम से अलग है। इस बार कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों को उनके नियमित 3 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम को संचालित करने की अनुमति होगी। साथ ही यह नई प्रणाली भी लागू की जा सकेगी। इसमें छात्रों को बार बार कोर्स में प्रवेश लेने और जोड़ने, यानी कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का विकल्प उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है, सधे कदमों से तय हो अफगान नीति। और ये आर्टिकल लिखा है अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके विवेक काटजू द्वारा। बेसिकली उन्होंने अफगानिस्तान में जो अभी के हालात हैं और आगे भविष्य में और देशों की क्या रणनीति होगी, इस पर लिखा है ये आर्टिकल। काबुल में भारतीय दूतावास को बंद हुए 2 महीने से अधिक हो गए हैं। मध्य अगस्त में काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद यह कदम उठाया गया है। पंजशीर में जरूर तालिबान को कुछ प्रतिरोध झेलना पड़ा, लेकिन आखिरकार उसे भी हथियाने के बाद अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण है। IS खुरासन आतंकी समूह
जरूर अब भी कुछ इलाकों में हमले कर रहा है। इसके बावजूद निकट भविष्य में तालिबान के सत्ता से बेदखल होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। भारत के लिए यह बहुत असहज करने वाली सच्चाई है, जिसे भारतीय नीति निर्माताओं को स्वीकार करना चाहिए। यह सही है कि तालिबान की विचारधारा पूरी तरह भारत के विपरीत है। वहीं तालिबान और पाकिस्तान बहुत घनिष्ठ हैं। पिछली सदी के अंतिम दशक के दौरान जब तालिबान ने काबुल और कई अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा किया था, तब भी अफगानिस्तान के करीबी 10% हिस्से पर बुरहानुद्दीन रब्बानी का शासन था। संयुक्त राष्ट्र ने उसे ही अफगानिस्तान की वैधानिक सरकार के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इस बार अमरुल्लाह सालेह ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है, लेकिन उसके नियंत्रण में कोई भी इलाका नहीं था। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उन्हें कैसे मान्यता प्रदान कर सकता है? इस प्रकार अफगान गणतंत्र इतिहास में दफन हो गया है। भारत ने कई देशों के साथ आवाज उठाकर तालिबान से मांग की है कि वह समावेशी सरकार का गठन करे, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करे और सुनिश्चित करे कि आतंकी समूह अफगान धरती का इस्तेमाल न करने पाए। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान में पुरातन पंथी विचारधारा से जमाने से जुड़े खतरों को लेकर भी आगाह किया है। अब तालिबान के सत्तारूढ़ होने के साथ कुछ अतिरिक्त जटिलताएं उत्पन्न हो गई हैं। पाकिस्तान प्रयास में जुटा है कि तालिबान और भारत के बीच कामकाजी संबंध विकसित न हो पाए। इसके लिए वह किसी तालिबानी नेता के अनगढ़ बयान या फिर मंदिरों और गुरुद्वारों पर हमले से भारतीय जनमानस को उकसाने की भी कोशिश करने लगा है। हाल में ऐसी ही एक कोशिश हुई थी, जहां तालिबान के एक नेता ने महमूद गजनवी के मकबरे पर जाकर उसके द्वारा किए गए सोमनाथ मंदिर के ध्वंस का बखान किया था। अफगानिस्तान को लेकर G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों और अफगान लोगों के बीच सदियों पुराने संबंधों का स्मरण कराकर सही किया। 20 वर्षों के दौरान भारत द्वारा अफगानिस्तान की व्यापक सहायता पर भी उन्होंने बखूबी प्रकाश डाला। इसी बीच भारत ने अफगानिस्तान मामले पर बैठक की बुलवाई की है। वहीं मॉस्को में आयोजित होने वाली ऐसी ही एक बैठक में भारत शामिल होगा। अफगानिस्तान गंभीर मानवीय संकट से जूझ रहा है। कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से सहायता पहुंचाने का संकल्प किया है। भारत भी इन एजेंसियों के जरिए मानवीय सहायता का दायरा बढ़ाने के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति भारत आने वाले अफगान नागरिकों को लेकर भी अधिक उदारता दिखानी चाहिए। हालांकि यह पूरी जांच परख के बाद ही किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है किताबों से ओझल स्वर्णिम अतीत, और यह आर्टिकल लिखा है शिक्षक प्रणय कुमार द्वारा। इतिहास घटित होता है, निर्देशित नहीं। दुर्भाग्य से इतिहास लेखन के नाम पर हम भारतीयों के मान मर्दन का जैसा सुनियोजित षड्यंत्र पराधीनता के दौर से चलाया गया, वह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी निर्बाध जारी रहा है। स्वतंत्र भारत में भी राष्ट्र के स्व एवं स्वाभिमान की रक्षा में सहायक इतिहास लेखन की दिशा में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया है। विचारधारा एवं दल विशेष के दिशा निर्देश पर इतिहास की घटनाओं का संकल्प विश्लेषण किया गया। पूर्व से तय निष्कर्षों को परिपुष्ट करने वाले इतिहासकारों, पुरातात्विदों को संस्थानिक पदों पर बिठाकर पुरस्कृत किया जा रहा है। शैक्षणिक साहित्यकार से लेकर इतिहास अनुसंधान परिषद जैसी संस्थानों को वैचारिक खेमेबाजी का अड्डा बना दिया गया है। घोर आश्चर्य का विषय यह है कि एक ओर जहां राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से संपूर्ण भारतवर्ष को एकता के सूत्र में आबद्ध करने वाले श्रद्धा केंद्रों, 12 ज्योतिर्लिंगों, 52 शक्तिपीठों, कुंभ मेले के आयोजनों, किलों, नगरों, मठों, मंदिरों की स्थापत्य कलाओं, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों, महत्वपूर्ण घटनाओं, वैभवशाली भारतीय साम्राज्य, यशस्वी राजवंशों, उनके तीर्थक्रमों, वंश वृक्षों इत्यादि को जिस तरीके से बढ़ाया गया है, उसे और भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता इसमें की जानी चाहिए। रसखान, दारा सुकोह, बहादुर शाह जफर,
खान, अब्दुल गफ्फार खान, एपीजे अब्दुल कलाम, आरिफ मोहम्मद खान जैसी शख्सियतों पर किस भारतीय को गर्व नहीं होगा, परंतु नालंदा विश्वविद्यालय जैसे संस्था को नष्ट करने वाले बख्तियार खिलजी के नाम को बचाए रखने की जिद पर स्वतंत्र भारत में क्या कोई औचित्य होना चाहिए? क्या यह सच नहीं है कि इतिहास की हमारी पाठ्य पुस्तकों में तथ्यों एवं घटनाओं का विवरण इस प्रकार किया गया कि विदेशी आक्रांताओं के नाम को याद रखा जाए, पर राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाले चेहरे सामने नहीं आते हैं। इतिहास की पुस्तकें पढ़कर यही धारणा बनती है कि भारत की गाथा को केवल पराजय की गाथा है। मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत का पूरा इतिहास दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों और स्वतंत्रता आंदोलन के नाम पर तत्कालीन कांग्रेस के कतिपय नेताओं के इर्द गिर्द सिमटकर रह गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की इस स्वर्णिम बेला में हमें सच्चे एवं संतुलित इतिहास बोध या भारत बोध को विकसित एवं स्थापित करने की दिशा में इतिहास के पुनर्लेखन पर गंभीरता से कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि सोलर ऊर्जा का लक्ष्य पाने को हर साल करना होगा 1.19 लाख करोड़ का निवेश। भारत ने वर्ष 2030 तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता का लक्ष्य 450 गीगावाट कर रखा है और इनमें से 280 गीगावाट की हिस्सेदारी सोलर ऊर्जा की होगी। सिर्फ सोलर ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले 9 साल तक प्रत्येक वर्ष 1.19 लाख करोड़ का निवेश करना होगा। हालांकि कितने बड़े पैमाने पर सोलर उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत में सोलर पैनल और उनसे जुड़े अन्य प्रकार के आइटम की उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर भारत को भारी मात्रा में आयात करना होगा। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक अभी देश में सोलर बिजली उत्पादन क्षमता 40.5 हजार मेगावाट की है और 2030 तक 2.80 यानी कि 2.80 लाख मेगावाट लक्ष्य को हासिल करने के लिए सोलर क्षमता में हर साल लगभग 26,600 मेगावाट का विस्तार करना होगा। सोलर पावर के 1 मेगावाट की स्थापना में 4.5 करोड़ रुपए की लागत आती है। इस प्रकार हर साल 26.6 हजार मेगावाट की स्थापना के लिए 1.19 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। इकोनॉमी में रफ्तार के लिए विशेष लोन अभियान शुरू। अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार और तेज करने को सरकार भी त्योहारी सीजन को भुनाने में जुट गई है। बैंकों की तरफ से सभी जिलों में विशेष लोन अभियान की शुरुआत की गई है। बैंक किसान एमएसएमई पर रिटेल सभी प्रकार के खरीदारों को लोन दे रहे हैं और इनमें 15 प्रकार के लोन को शामिल किया गया है। मकान, गाड़ी, टीवी, फ्रिज जैसी चीज़ों की खरीदारी के साथ मुद्रा लोन को भी अभियान में शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के मुताबिक सभी जिलों में एक साथ लोन की शुरुआत नहीं की गई है। अलग अलग जिलों में अलग अलग दिन से यह अभियान शुरू किया जा रहा है और 8 से 10 दिनों का यह अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में सभी बैंकों को मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, श्रीलंका ने ईंधन खरीद के लिए भारत से मांगा $50 करोड़ का कर्ज। विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने कच्चे तेल की खरीद का भुगतान करने के लिए भारत से $50 करोड़ करीब 3,752 करोड़ रुपए के कर्ज की मांग की है। श्रीलंका ने यह कदम ऊर्जा मंत्री उदय गम्फलपिला के उस बयान के बाद उठाया जिसमें उन्होंने चिताया था कि देश में ईंधन की मौजूदा उपलब्धता की गारंटी अगले साल जनवरी तक ही दी जा सकती है। श्रीलंका की सरकारी तेल कंपनी सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि सीपीसी पर पहले से ही देश के प्रमुख 2 सरकारी बैंकों बैंक ऑफ सिलोन और पीपल्स बैंक का करीब $3.3 अरब का बकाया है। सीपीसी पश्चिम एशिया से कच्चे तेल व सिंगापुर समेत अन्य क्षेत्रों से संशोधित इस उत्पादों का आयात करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि संबंधों को नई मजबूती देने जयशंकर पहुंचे इजराइल। विदेश मंत्री के रूप में पहली बार इजराइल पहुंचे एस जयशंकर ने दोनों देशों के संबंधों का विकास नए क्षेत्रों में
होने और रणनीतिक सहयोग और मजबूत होने का भरोसा जताया है। जयशंकर 5 दिनों की सरकारी यात्रा पर रविवार को तेल अवीव पहुंचे हैं। इस दौरान वह इजराइल के राजनीतिक नेतृत्व से वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की संभावना पर चर्चा करेंगे। दोनों दौरे के पहले दिन जयशंकर यरूशलेम में शहीद भारतीय सैनिकों की याद में बने स्मारक में गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इजराइल की धरती पर कदम रखते हुए जयशंकर ने ट्वीट किया, सलोम इजराइल, दौरे को सफलता की संभावना देख रहा हूं। जयशंकर अपने दौरे में इजराइल के राष्ट्रपति इशाक हरजोग, प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट और विदेश मंत्री याइर लैपिड से मुलाकात करेंगे। भारतीय विदेश मंत्री की इजराइल के शिक्षा जगत, व्यापार जगत और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात होगी। वह इजराइल के ऐतिहासिक स्थलों पर भी जाएंगे। जयशंकर ने इस सिलसिले की शुरुआत रविवार को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इलाके के लोगों की जान बचाने में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में यरूशलेम में बने स्मारक पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ की है। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत और अमेरिका की नौसेनाओं में बढ़ी सामरिक साझेदारी। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह रविवार को उन्होंने कहा कि पिछले कुछ साल में भारत अमेरिका की नौसेनाओं में सामरिक साझेदारी और जुड़ाव बढ़ा है। वह अमेरिकी नौसेना प्रमुख एडमिरल माइकल गिल्डे की 5 दिनों की यात्रा पर टिप्पणी कर रहे थे। वह 11 से 15 अक्टूबर तक भारत यात्रा पर थे। करमबीर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिकी नौसेना प्रमुख की मेजबानी करने का सम्मान और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गत कुछ वर्षों में हमारी नौसेनाओं के बीच सामरिक साझेदारी व जुड़ाव बढ़ा है। मुझे विश्वास है कि हमारी बातचीत से केंद्रीय परिणामों का मार्ग प्रशस्त होगा और रिश्ते और ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पाकिस्तान की IMF से $1 अरब के कर्ज पर वार्ता बेनतीजा रही। पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच $1 अरब ऋण की किस्त और देश को बेहतर आर्थिक प्रमाण पत्र देने की बातचीत बेनतीजा रही। पाकिस्तानी अखबार दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक मैक्रो इकोनॉमिक ढांचे पर मतभेद और पाकिस्तान की भावी अर्थव्यवस्था पर अनिश्चितता के कारण 4 से 5 अक्टूबर तक हुई वार्ता कर्मचारी स्तर के समझौतों पर भी नहीं पहुंच सकी। पाकिस्तान ने बिजली और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की पूर्व शर्त लागू कर दी है। इसके बावजूद वार्ता सार्थक परिणाम तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन दोनों पक्षों ने इसे जारी रखने का संकल्प जताया है। तो ये आज का यानी 18 अक्टूबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।